हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रश्मि और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है टीचिंग लर्निंग, जहां मैं स्पेशली बात करती हूं इग्नू से होने वाले डीईसी कोर्स के बारे में, जिसमें हम स्पेशली अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए, जिसमें आपके एग्ज़ाम्स जून 2026 में हैं। डीईसी 1, 2, 3 जिसमें हमने डीईसी 1 के 7 ब्लॉक्स कंप्लीट कर चुके हैं 7 क्लासेज में। डीईसी 2 के 8 ब्लॉक्स कंप्लीट कर चुके हैं 8 क्लासेज में, जिसकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी मेरे चैनल पर उपलब्ध है। जाइए देखिए, आपने पूरी बुक्स पढ़ी है क्योंकि मैंने बुक्स में पूरे 7 ब्लॉक, उसमें आने वाली पूरी आपकी यूनिट, जैसे डीईसी 1 में 33 यूनिट है, डीईसी 2 में आपकी 30 यूनिट है और डीईसी 3 में आपकी 20 यूनिट्स है, वो पूरा पढ़ा रही हूँ। एक एक चीज़ पढ़ाया है, आपकी बुक से पढ़ाया है, आपकी बुक को बेस बना के पढ़ाया है और आपकी बुक को बहुत इंटरेस्टिंग बना के पढ़ाया है, ताकि जो बुक्स आपको बोरिंग लगती हैं वो इंटरेस्टिंग लगें और सारे ही कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाए, ताकि आपको आपका पूरा सिलेबस समझ में आए। क्वेश्चन कहीं से भी बने, कुछ भी बने, सब कुछ बच्चों को बने। कभी कभी प्रश्न ऐसे आते हैं ना कि जो हमें हो सकता है कि आपकी प्रैक्टिस में ना आए हो, लेकिन आप याद करोगे कि मैडम ने इस टॉपिक के बारे में क्या बताया था, तो इन चारों विकल्प में क्या सही है आपको जरूर समझ में आएगा। इसलिए थ्योरी क्लास ज़रूर देखिए, ठीक है। बाकी चीज़ें तो आपको पता ही है कि व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है उन बच्चों के लिए जिन्होंने 2025-26 में कभी भी एडमिशन लिया हो। जनवरी के सत्र में, जुलाई के सत्र में हम कॉम्बो पैक सेल करते हैं, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, क्वेश्चन बैंक का पीडीएफ देते हैं बच्चों को फाइल बनाने के लिए और गाइडेंस भी देते हैं, ठीक है। तो नंबर पर मैसेज कर सकते हो, आप डिटेल्स प्राप्त कर सकते हो। इसके अतिरिक्त सभी फ्री गाइडेंस यूट्यूब पर उपलब्ध है। पहले यूट्यूब विजिट कर लो, मेरी जानकारी ले लो। आपको पीडीएफ्स लेना हो तो व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करो। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो मैं हर बार बोलती हूँ, डीईसी 3 का आज हमारा लास्ट ब्लॉक है, ब्लॉक नंबर 5, जिसका नाम है मैनेजिंग चिल्ड्रंस प्रोग्राम सम प्रोस्पेक्टिव्स, जिसको हम बोलेंगे बच्चों के कार्यक्रमों का प्रबंधन, कुछ परिप्रेक्ष्य, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं फटाफट। इसके बाद आपको मेरी 3 बड़ी बड़ी क्लासेस देखने को मिलेंगी आज की क्लास के बाद, जिसमें हम पढ़ेंगे एमसीक्यू मैराथन होगी डीईसी 1, 2, 3 की, ठीक है, अलग अलग तीनों विषय की, ठीक। तो चलिए पढ़ते हैं हम आगे। आज पढ़ रहे हैं हम ब्लॉक नंबर आपका 5, जिसका यूनिट नंबर है 16, जिसका नाम है प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा के कुछ विषय एवं संदेश, सम टॉपिक्स एंड मैसेजेस इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो पहला पॉइंट है हमारा जन्म से बातचीत करना। एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, एक ईसीसी कार्यकर्ता या एक ईसीसी फैसिलिटेटर का काम होता है, कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी बोल सकते हैं हम, तो या फिर प्री प्राइमरी टीचर, कि अगर कोई माँ प्रेग्नेंट है, तो जब वो प्रेग्नेंट है या उसका बच्चा हो गया है, उसके बाद से उनसे बातचीत करते रहना है। प्रेग्नेंट है तो बातचीत करते रहना है, वो क्या खा रही है, उसकी स्वास्थ्य में क्या बदलाव वो देख रही है, उनको नोट करना है, इसकी रिपोर्ट्स बना के रखना है, और ये करती भी हैं कार्यकर्ताएं, है ना। और बच्चे होने के बाद बात करते रहना है, उनसे पूछते रहना है बच्चे को कोई समस्याएं तो नहीं है, उनका पूरा रिकॉर्ड रखना है। और ये रखती भी हैं महिलाएं, ये जो स्वास्थ्य कार्यकर्ताएं हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हैं, ईसीसी फैसिलिटेटर से वो सारी जानकारियाँ रखते हैं, ठीक है। वो सारा काम होता है उनका। बीमारियों के बारे में पूछना, सारी चीज़ें पूछना। बीमारियों से बचने हेतु खाने के पूर्व हाथ धोना तथा नाखून को बढ़ने ना देना, ये सारी जानकारियाँ एक ईसीसी एजुकेटर, एक फैसिलिटेटर, ये सारी जानकारियाँ देते हैं। तो लगातार बात करते रहना है, इससे समस्याओं के समाधान होते हैं और हमारे पास एक रिकॉर्ड होता है, ठीक है। फिर लिखा खेल आधारित प्रारंभिक शिक्षा और प्रभावी शैक्षणिक संचार के लिए मार्गदर्शिका। प्री प्राइमरी एजुकेशन आपको पता है कि एक्टिविटी बेस्ड होता है, जहाँ पे प्ले वे मेथड का उपयोग किया जाता है, उसके बारे में ही कहा गया है। हमें प्रारंभिक शिक्षा खेल खेल कर ही सिखाना है, जैसे कि काल्पनिक कल्पनाशील खेल, बच्चों को किसी को डॉक्टर बना दी, किसी को नर्स, किसी को पायलट, किसी को एस्ट्रोनॉट, ऐसे बना के आप खिला सकते हो। बच्चों को रचनात्मक खेल सिखाइए, ऐसे खेल जिसमें बच्चे खुद कर करके नई चीज़ों की रचना करें। इसके बाद शारीरिक खेल, आउटडोर गेम, इंडोर गेम, कहानियाँ सुनाइए, उनसे सुनिए, ताकि उसको उनका लैंग्वेज डेवलपमेंट भी हो, ठीक है। इसके बाद है आपका शैक्षणिक संदेश प्रेषित करने के चरण। अब हम पढ़ा रहे हैं ना, मतलब कि स्टे फॉर कम्युनिकेटिंग एजुकेशनल मैसेज, हमें एजुकेशनल मैसेज बच्चों को देना है या हो सकता है आपकी सोसाइटी को देना हो, तो उसके लिए क्या क्या तरीके होंगे। पहला है विषय का चयन करना है, हमें किस बारे में बताना है, मुख्य विषय उद्देश्य क्या होंगे आपके, वो आपको देखना है। उसके बाद तरीकों का चुनना है कि आप क्या किस टाइप का तरीका, वीडियो लेना है आपको, प्रेजेंटेशन लेना है आपको, पोस्टर लेना है, क्या लेना है, अब वो तरीका अपनाओगे जिसके बारे में प्रीवियस सेशन में हमने पढ़ा है। उसके बाद विषय वस्तु की तैयारी, आप पूरा प्रिपेयर करोगे, कैसे पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है और क्या बताना है, क्या सूचना देना है, ठीक है। फिर उसके बाद श्रोताओं को शामिल करोगे, जो आपके फैसिलिटेटर्स हैं, लाइक
महिलाएं हैं, समाज के लोग हैं, बच्चे हैं, उनको आपको इंक्लूड करना है और जानकारियां प्रेषित करना है। ठीक है। इसके बाद है आपका प्रबंधन के मूलभूत सिद्धांत, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। चूंकि हम ईसीसी फैसिलिटेटर हैं, हो सकता है प्राइवेट सेक्टर में काम करें, गवर्नमेंट सेक्टर में, तो मैनेजमेंट कैसे करेंगे ये देखना है। परिभाषा, लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सीमित संसाधनों का कुशल उपयोग, जैसे कि पूर्व निर्धारित लक्ष्य हो सकते हैं आपके, समाधानों संसाधनों का निर्देशन और दूसरों के साथ काम करना, क्योंकि हमें तो इन सब चीज़ों से डील करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम क्या बनने वाले हैं, ईसीसी फैसिलिटेटर। प्रबंधन की प्रक्रिया, प्रोसीजर क्या होगी आपकी मैनेजमेंट की, योजना की पहले प्लानिंग करना है, लक्ष्य तय करना है, आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, भविष्य में क्या क्या कार्य निर्धारित करना है, ये हमें पहले से ही सोचना होता है। लाइक जब स्कूल्स खुलते हैं तो हम पहले ही करिकुलम बनाते हैं कि पूरे साल भर हमको क्या करना है, और फिर उन पूरे करिकुलम को छोटे छोटे स्टेप्स में बांटते हैं, लाइक वीकली प्लान, मंथली प्लान, है ना, वही चीज़ें हैं। संगठित करना कि अब हमें साल भर कौन कौन से कार्य करना है, कार्य और संसाधनों को व्यवस्थित करना, जिम्मेदारियां सौंपना और बांटना और ढांचा को बनाना। ठीक है, ये पूरे टीम वर्क होता है, स्कूल के लोग सब मिलके करते हैं। इसके बाद है अभिप्रेरणा और नेतृत्व, जो लीडर होगा वो सबको बताएगा, कर्मचारियों को प्रोत्साहित करेगा, टीम को दिशा देगा, ताकि सारे लोग मिलकर विश्वासपूर्वक कार्य करें। इसके बाद नियंत्रण, कार्य प्रदर्शन को निगरानी में रखना है, कौन सा कार्य कैसे किया जा रहा है, सही तरीके से किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें। और निर्णय लेना, डिसीजन लेना, समस्याओं का विश्लेषण करना और विकल्पों का मूल्यांकन करना, सही चुनाव करना, अगर कोई समस्या आ रही है तो क्या समाधान करना है और किस चीज़ का चुनाव करना है, किसी कार्य के लिए किन किन चीज़ों का चुनाव करना है। जैसे प्ले ग्रुप के लिए कैसा, क्लासरूमों का कैसे व्यवस्था होगी, कैसे डेस्क बेंच होंगे, प्ले ग्राउंड है तो प्ले ग्रुप के लिए कैसा होगा, नर्सरी के लिए कैसा होगा, KG1 KG2 के लिए कैसा होगा, आंगनवाड़ी है तो महिलाओं की बैठक कहाँ होगी, बच्चों की बैठक कहाँ होगी, बच्चे खेलेंगे कहाँ, और नवजात शिशुओं के लिए क्या व्यवस्था होगी। इस प्रकार से व्यवस्थाएं करनी होती हैं। ठीक है। इसके बाद है प्रबंधन कौशल और पर्यवेक्षक की क्या भूमिका होती है, जो ईसीसी फैसिलिटेटर की। तो पहले तो प्लानिंग करते हैं, योजना बनाना, लक्ष्य निर्धारित करना, कार्यवाही को परिभाषित करना। उसके बाद होता है संगठित करना, चीज़ों को संगठित करना, एक साथ करना है, संसाधनों को व्यवस्थित करना और भूमिकाओं को परिभाषित करना। इसके बाद नेतृत्व करना, जो लोग साथ में काम कर रहे हैं उनको मार्गदर्शन देना, प्रेरणा देना, प्रभाव डालना। इसके बाद है सुधारात्मक कार्यवाही करना, अगर कोई कार्य खराब हो गए हैं तो उसको कैसे व्यवस्थित करना है, वो सारी चीज़ें बनाना। इसके बाद है आपका निर्णय लेना कि किस कार्य को कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है। ठीक है। इसके बाद लिखा है प्रबंधन कौशल एक वैकल्पिक वर्गीकरण, जिसमें नौकरी विशिष्ट ज्ञान देना है लोगों को। उसके बाद है आपका लोगों के साथ आपको काम करना है, मानवीय कौशल देना। देखो 3 टाइप की चीज़ें हम सिखाते हैं, बचपन से ही बच्चों को सिखाना है। एक तो पहला देना है कि आपको ज्ञान वाली नौकरी जिससे पा पाएँ। दूसरा हमको ऐसा ज्ञान देना है बच्चों को, समाज को, कि मानवता को सीखें, मानव का क्या धर्म है। तीसरा है अमूर्त स्थिति के बारे में भी जानें, वैकल्पिक कौशल, अमूर्त जो चीज़ दिख नहीं रही है वो भी चीज़ें होती हैं और उनकी क्या संकल्पनाएं हैं, वो बच्चों को, समाज को, सबको सिखाना। ठीक है। तो उन्हीं चीज़ों के बारे में यहाँ लिखी हुई है। एक पर्यवेक्षक की भूमिका और कार्य की विशेषताएं, क्या भूमिका होती है, सबसे पहले होता है उसका कि तकनीकी कौशल, ऐसी चीज़ों का योजनाएं बनाएं बच्चों के लिए, समाज के लिए, जिसमें सभी प्रकार का तकनीकी ज्ञान हो। फिर लोगों के साथ आपस में काम करें, मानवीय कौशल सीखें लोग, बच्चे, जो बेसिक नीड्स होती है वो सीखें, और ऐसे कौशल जो मानवों के लिए ज़रूरी हैं वो सीखें। उसके बाद है अमूर्त स्थिति, जो चीज़ें आप देख नहीं सक रहे हो, जो अमूर्त है, लाइक कह सकती हूँ मैं कि अच्छे कर्म करना, अच्छा व्यवहार करना, दिख नहीं रहे पर ये है ना चीज़ें, इसके बारे में। प्रबंधन करना, प्रबंधन और श्रमिक, अब प्रबंधक तो है और जो लोग साथ में काम कर रहे हैं, इन सबको पर्यवेक्षक की भूमिका क्या होती है देखेंगे हम यहाँ पे, है ना। जैसे कार्यों को आवंटन करना, सबको बराबर बांट देना, प्रदर्शन की निगरानी करना, कौन से कार्य कैसे हो रहे इसको ध्यान देना, श्रमिकों को प्रेरित करना। वैसे यहाँ इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे कोई बहुत सारे वर्कर्स होते नहीं, एक एक दो दो ही लोग होते हैं, उन सबको ध्यान रखना। अगर कोई शिकायत, कोई परेशानी आ रही है उसका निवारण करना, प्रशिक्षण प्रदान करना और नीतियों को संचार करना। ठीक है। इसके बाद एक अच्छे पर्यवेक्षक की क्या विशेषताएं होती, अच्छा संचालक होता है, समस्या समाधान करता होता है, वो सहानुभूतिपूर्वक कार्य करता है, संगठित करके लगता है, एक नेता होता है और जानकार होता है, विशेषज्ञ भी होता है भाई वो। इसके बाद है कि फंड प्राप्त करना, बजट बनाना। अब देखिए, अगर कोई केंद्र चल रहा है तो हमको उसके लिए बजट चाहिए होगा। गवर्नमेंट भी चला सकती है इसको और प्राइवेट सेक्टर में भी चल सकता है। गवर्नमेंट चला रही है तो गवर्नमेंट पूरा फंड देगी, पर जो लोग वहाँ कार्य कर रहे हैं वो कैसे कार्य करेंगे। ठीक है। पहले परिचय देते हैं हम आपको कि फंड प्राप्त करना और बजट बनाना बाल देखभाल केंद्र के लिए आवश्यक है। क्यों? क्योंकि केंद्र को सुचारू और संचालित और गुणवत्तापूर्वक
शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, है ना। योजनाबद्ध वित्तीय प्रबंधन करना जरूरी होता है। फिर है सरकार निधि, सरकार से फंड लेना। अगर सरकार से फंड मिलता है केंद्र को चलाने के लिए तो लेना है। सरकार अनुदान और योजना शिक्षा और विकास के लिए, ये लेना है। फिर अनुदान प्रक्रिया को समझना और मन्नतद्वाय को पूरा करना, मतलब जो भी मानदेय है सॉरी उसको पूरा करना, लेना। जैसे मान लीजिए कोई आंगनवाड़ी केंद्र चल रहा है, कोई बाल वाटिका केंद्र चल रहा है, इनके लिए फंड आता है, तो वहाँ जो मैनेजमेंट करता है उसको ये पता होना चाहिए कहाँ से फंड लेना है, कितना लेना है और क्या क्या फंड के तरीके हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ बताई गई हैं। ठीक, इसके बाद है कि फंड तो आपका आ गया, निधि रहे कि अन्य स्रोत कहाँ कहाँ से मिलते हैं। पहले तो देखिए फंड सरकार तो देती है, ठीक है, पर अगर प्राइवेट सेक्टर चल रहा है तो स्कूल्स की फीस के द्वारा आता है। ठीक है, कोई ऐसा फॉर्टेज कार्यक्रम चलाए जाते हैं जिसमें लोग उस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करके कुछ फंड प्रदान करते हैं, दान वगैरह भी होती है। और कंपनियां और कंपनी लोगो वगैरह लगा के, जैसे कि मान लीजिए कोई कंपनी है, मान लीजिए उदाहरण के लिए दे रही हूँ, सिर्फ उदाहरण, कोई टाटा कंपनी, कोई बिरला कंपनी, कोई XYZ कोई कंपनी है, तो वो अपना लोगो लगा के अपना स्कूल्स भी खोलती हैं और फंड भी देते हैं। ठीक है, उसके बाद है बजट ऑफ द चाइल्ड केयर सेंटर, बाल देखभाल केंद्र का बजट। बजट आपने बना लिया, उसमें कितनी आय है, उसको कितना खर्च किया, इसके हिसाब से बजट बनाया जाता है और देखा जाता है कि पैसे का सदुपयोग हो रहा है कि नहीं। जैसे कर्मचारी का वेतन भत्ते, फिर है शैक्षणिक सामग्री, उपकरण, शैक्षणिक सामग्री का और पोषण, रखरखाव, बीमा, संतुलन, सभी चीज़ों का संतुलन, जितना बजट आ रहा है क्या उसके अनुसार हो रहा है। ये सब बातों का ध्यान रखना होता है पर्यवेक्षक को, एक ECC कार्यकर्ता को और वहाँ के लीडर को। ठीक है, इसके बाद है ICDS, मैंने बताई थी आपको, इंटीग्रेटेड चाइल्ड केयर सर्विसेज जो होती है ICDS। ठीक है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड केयर प्रोग्राम्स। तो इसमें क्या क्या, इसमें आंगनवाड़ियाँ चलती हैं मेनली, जिसमें पोषण, आहार, शिक्षा सब दी जाती है, इसमें ही आंगनवाड़ी आती है। इसका परिचय दे देते हैं थोड़ा आपको। ICDS भारत में बच्चों और माताओं की देखभाल के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम है, समग्र विकास, जिसमें स्वास्थ्य, पोषण और मैं कहूँगी शिक्षा, यहाँ जोड़ा नहीं है उसने, एजुकेशन को भी, क्योंकि प्री प्राइमरी एजुकेशन इसी में आता है, इसको भी जोड़ा गया है, जिसमें बच्चे को 0 से 6 साल तक का बच्चे आते हैं, महिलाएं आती हैं, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं आती हैं। ठीक है, ICDS कार्यक्रम के लाभार्थी, यही मैंने बताया, बच्चे, महिलाएं, दूध पिलाने वाली और प्रेग्नेंट महिलाएं। ठीक है, व्हाट इज आंगनवाड़ी। आंगनवाड़ी क्या होती है? आंगनवाड़ी एक ऐसा एक ग्रामीण स्तर पर ऐसा केंद्र है, इसके लिए भी अलग अलग एरिया बना हुआ, 1000 से लेकर ऐसा कुछ कुछ है, 1000 से पॉपुलेशन, एग्जैक्टली बुक में देख लेना, जितना मुझे पता है कि 1000 पॉपुलेशन के अंदर एक आंगनवाड़ी होती है। ठीक है, अगर किसी गांव में ज़्यादा पॉपुलेशन है तो वहाँ 2 आंगनवाड़ी भी मिलेंगी, और शहरों में आपको ढेर सारी आंगनवाड़ियाँ मिलती हैं, जहाँ पे बच्चों को 0 साल से लाभार्थी हैं 0 से 6 साल तक के बच्चों का स्वास्थ्य, पोषण और प्रेग्नेंट महिलाओं की स्वास्थ्य व्यवस्था और लैक्टेटिंग महिलाओं की भी स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाती हैं। ठीक है, ICDS कार्यक्रम के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ICDS प्रोग्राम, इसमें पोषण, स्वास्थ्य की स्थिति का सुधार किया जाता है, मृत्यु दर को रुकना है, कुपोषण पे काम किया जाता है ताकि कुपोषण कम किया जाए, समग्र विकास को बढ़ावा देना है, माताओं की क्षमताओं को बढ़ाना है, प्रभावी अंतर क्षेत्रीय समन्वय करना है। ठीक है, ICDS कार्यक्रम की विशेषताएं क्या क्या हैं भाई? इसकी विशेषताएं हैं, सेवाओं को समेकित पैकेज है, मतलब बताया ना मैंने, यहाँ पोषण, स्वास्थ्य, जांच, पूर्व स्कूली शिक्षा, स्वास्थ्य, एजुकेशन और हेल्थ, सब चीज़ें साथ में काम करती है। 6 साल तक के बच्चे जन्म के पहले से लेके, इट मीन्स प्रेग्नेंट महिला, लैक्टेटिंग महिला और 0 से 6 साल तक के बच्चे इसमें आते हैं। जननी स्तर कार्यकर्ताओं के माध्यम से वितरण, और जो भी दवाइयाँ, जो भी स्वास्थ्य से रिलेटेड चीज़ें हैं, पोषण है, वो वितरित किया जाता है। ठीक है, इसके बाद है परियोजना के प्रारंभ, योजना और समुदाय जुड़ाव को समझना। ठीक है, अब योजनाएं तो आ रही हैं पर इनको समझना है हमें, कार्यक्रम की रूपरेखा को विस्तार करना, अगर कोई कार्यकर्ता है तो इसको समझना है, रूपरेखा देना है, लक्ष्य को हासिल करना है, उसको लक्ष्य को हासिल करने के लिए क्या क्या कार्य करना है वो संगठित करना। उसके बाद विचार जनरेट करना और टीम बनाना, टीम के साथ मिलकर काम करना। इसके बाद ICDS कार्यक्रम कहाँ कहाँ चल रहे हैं भारत देश के, उन सभी जगहों पे, मैक्सिमम जगहों पे चल रहे हैं और काम किया जा रहा है। पोषण, पूर्व शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए राष्ट्रीय ढांचा है ये, एक पर्यवेक्षक द्वारा बनाई गई कुछ योजनाएं, सरकार ने योजनाएं बना के दिए, पर्यवेक्षक जाता है, फील्ड वर्क करता है आंगनवाड़ी में, इसको हम सुपरवाइजर वगैरह बोलते हैं, देखता है कि कार्य सही से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। इसमें कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, उनके साथ रहने वाली महिलाएं शामिल होती हैं। और इसमें कौन कौन समुदाय के लोग जुड़े हैं? छोटे बच्चे, महिलाएं
स्पेशली लैक्टेटिंग महिलाएं, प्रेग्नेंट महिलाएं, बच्चे और लड़कियां जुड़ी हुई हैं, जिसमें एजुकेशन, स्वास्थ्य और पोषण के बारे में जानकारी दी जाती है। ठीक है, इसके बाद है कि ICDS कार्यक्रम बजट संबंध सुदृढ़ीकरण और मूल्यांकन। ठीक है, ICDS में सबसे पहले केंद्र सरकार और राज्य सरकार बजट देती है, पैसा देती है, इसमें भत्ता दिया जाता है कार्यक्रम को चलाने के लिए, पोषण आहार आता है, शिक्षण से रिलेटेड चीज़ें आती हैं और ट्रेनिंग दी जाती है। देखिए, प्रशासनिक संचालन शासन के द्वारा किया जाता है, निगरानी रखी जाती है ताकि प्रॉपर चीज़ें हों, महिलाओं को प्रॉपर में जो काम कर रही प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। फिर अन्य सेक्टर के कार्यक्रमों में ICDS का संबंध, ICDS सभी क्षेत्रों में काम करता है, लाइक स्वास्थ्य के सेक्टर में, शिक्षा के स्तर में, शिक्षा में, फिर आपको पेयजल में, फिर आपके पर्यावरण में, शिक्षा में, स्वच्छता में, सफाई में, महिला एवं बाल विकास, कृषि, सब में ICDS सबके साथ कार्य करता है। ठीक है, ICDS कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाना, ठीक है, बुनियादी ढांचे को सुधारना, क्षमता निर्माण करना, पूरक पोषण, इसके बाद निगरानी और पर्यवेक्षण की वृद्धि, औद्योगिकी का उपाय, ICDS के द्वारा लोगों को शिक्षित करना, समझाना और कुछ योजनाएं सरकार के द्वारा जो दी गई हैं उसकी जानकारी पहुंचाना और सामुदायिक भागीदारी। ठीक है, मूल्यांकन करना है कि भाई सरकार की योजनाएं जो चल रही हैं तो क्या जिस उद्देश्य से सरकार ने योजनाएं चलाया है क्या वो पूरे हो रहे हैं, उनका मूल्यांकन करना, प्रॉपर निगरानी रखना, फीडबैक लेना, सर्वेक्षण करना, डेटा संचालित करना और सत्यापन करना, टाइम पे ट्रेनिंग भी देना। ठीक है, इसके बाद एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है इसमें, यह है एक केस अध्ययन, कामकाजी महिलाओं के लिए मोबाइल क्रैश। अब मोबाइल क्रैश क्या होता है, ध्यान से सुनिए। मोबाइल क्रैश एक ऐसी सुविधा है, ये उन महिलाओं के लिए है, वो महिलाएं जो अलग अलग जगह, क्योंकि अब हमारा देश क्या चल रहा है, महिला सशक्तिकरण की ओर जा रहा है। आपको हर जगह महिलाएं काम करते दिखेंगी, महिलाएं काम तो कर रही हैं, लेकिन जन्म देने के लिए इस धरती पे से भगवान ने माँ को बनाया है। माँ बच्चे को जन्म तो दे रही है, लेकिन जन्म देने के साथ साथ समाज के वो सारे कार्य जो पहले पुरुष किया करते थे वो सब महिलाएं कर रही हैं, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो जब महिलाएं काम करेंगी उस दौरान उनके बच्चे को, अगर उनका बच्चा बहुत छोटा है या 6 साल तक का है, तो उनके लिए अलग से सुविधाएं दी जाती है। इसको बोलते हैं मोबाइल क्रैश। यहाँ पे मूवमेंट के साथ हो सकता है बस हो, या हो सकता है कि पूरा टीम ग्रुप हो, वो जा के जहाँ महिलाएं काम करती हैं उनको स्वास्थ्य सेवाएं देते हैं, उनके बच्चों को सेवाएं देते हैं। ठीक है, जैसे कि तार्किक अवधारणा है ना। अब यहाँ है कामकाजी माताओं को सहायता देना, दिख ही रहा है आपको। ठीक है, बच्चों के अधिकार, बच्चों की जो भी पोषण, वैक्सीनेशन, शिक्षा है वो जा के देना, सामाजिक समावेश, ताकि सभी जाति धर्म के लोगों को सभी फायदे मिल सके, और प्रारंभिक बाल अवस्था विकास सभी का हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वर्किंग हो, चाहे नॉन वर्किंग हो। ठीक है, विस्तार एवं उपस्थिति, इसमें क्या हो रहा है, भौगोलिक स्तर पर विस्तार है इसका, मोबाइल क्रैश का। लाभार्थियों की संख्या धीरे धीरे बढ़ी है, क्यों, देखिए 2016 से लेकर 2025 तक का डेटा यहाँ पे है, और लगातार इसके कारण जो महिलाएं काम कर रही हैं उनका पार्टिसिपेशन, उनके बच्चों की भागीदारी सब बढ़ी है, क्योंकि जहाँ वो काम कर रही हैं वहाँ तक सुविधाएं पहुँच रही हैं। मोबाइल का मतलब होता है मूवेबल, वहाँ तक पहुँचना। ठीक है, नियमित उपस्थिति बढ़ी है, हाई हुआ है 75% से अब 100% तक हुआ है। और केंद्रों के प्रकार, टाइप्स ऑफ लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्शन साइड में होता है, मार्केट में भी होता है ये, और मार्केट फॉर्म इट सब जगहों पर मोबाइल क्रैश पहुँचता है। केंद्र में उपस्थिति की अवधि, अब क्या है कि हो सकता है कि इसमें कम घंटे मिले लोगों को काम करने के लिए, पर लोगों को मिल रहा है, पूरे दिन का समय भी दे सकते हैं। अगर कोई महिलाएं दिन भर काम कर रही हैं तो वहाँ पर भी ये मोबाइल क्रैश होता है, कम समय के लिए भी होता है। उसके लिए निर्धारित गतिविधियाँ होती हैं, किस समय पे क्या किया जाएगा, ताकि जो मोबाइल क्रैश है उसके दायरे पे महिलाएं जो हैं उनको, उनके बच्चों को सुविधाएँ मिल सकें। ठीक है, मोबाइल क्रैश के क्षेत्रीय कार्यक्रम, तो कौन कौन से क्षेत्रीय कार्यक्रम चल रहे हैं। क्षेत्रीय कार्यक्रम स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा पोषण का कार्यक्रम चल रहा है, ताकि जहाँ जहाँ महिलाएं कार्य कर रही हैं वहाँ जाके उनको ये चीज़ें प्रोवाइड की जाए। शिक्षा तथा संज्ञानात्मक विकास, अब जहाँ जहाँ महिलाएं काम कर रही हैं वहाँ उनके बच्चे हैं तो वहाँ तक उनकी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन भी पहुँचाया जाए। फिर जन समुदाय तक पहुँचाएँ, देखिए जन समुदाय तक फैसिलिटीज़, मेडिकल, सारे अनाउंसमेंट, सारे संचार ये पहुँचते हैं। मोबाइल क्रैश संगठनात्मक पहलू, एकीकरण का सिद्धांत। इसका मतलब ये होता है कि जो फैसिलिटीज़ हायर एजुकेटेड लोगों को मिलता है शहरों में, वैसा एजुकेशन, वैसी स्वास्थ्य व्यवस्था, वैसी हेल्थ वो सबको मिले जो छोटे हैं, निम्न है, बहुत छोटा काम कर रहे हैं, वर्किंग हैं, उन सभी को मिले। इसको बोलते हैं हम कि एकीकरण का सिद्धांत। बहुकुशल कार्यकर्ता, मतलब जो महिलाएं देखो काम कर रही हैं
वो काम भी करेंगी, पैसा भी कमाएंगी, बच्चों को भी संभालेंगी, सारी चीज़ें एक साथ हो सकती हैं। उसके साथ उनके बच्चे की देखरेख भी हो रही है, स्वास्थ्य भी अच्छा हो रहा है, वो बच्चे पढ़ भी पा रहे हैं, प्राथमिक शिक्षा भी ले पा रहे हैं, पोषण सब कुछ हो रहा है। ठीक है। कर्मचारी प्रशिक्षण, इसके लिए स्पेशली कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है कि मोबाइल क्रेज पे कैसे कार्य करना है, कहाँ कहाँ जाना होगा, क्या आपका कार्य क्षेत्र होगा, क्या चुनौतियाँ होंगी, चुनौतियों का कैसे सामना करना है। ठीक है। इसके लिए बाल देखभाल मोबाइल क्रेज संसाधन और प्रभाव। ठीक है। तो इसके लिए मोबाइल क्रेज की अद्वितीय विशेषताएं, सहायक और पर्यवेक्षक उपाय देखते हैं। क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं। सहायक उपाय और पर्यवेक्षक उपाय। सहायक उपाय मतलब जो महिलाएं हैं जो कार्य कर रही हैं उनके पास जाना है ना, उनके लिए कोई भी फ्लेक्सिबल समय जिस समय वो काम कर रही हैं उनके लिए स्वास्थ्य पोषण शिक्षा पहुंचाना है। और जो पर्यवेक्षक है वो जाएंगे इन तक और कार्य करेंगे, उनको स्वच्छता के बारे में सिखाएंगे, उनसे फीडबैक लेंगे, उनका डेटा इकट्ठा करेंगे, शिक्षण देंगे, पोषण देंगे, वैक्सीनेशन देंगे, सभी चीज़ें देंगे। बाल देखभाल सेवाओं के लिए आर्थिक संगठन, पहले ही पढ़े हमने, अलग अलग जगहों से सरकार से पैसा आता है, कुछ कोऑपरेटिव जगह से पैसा आता है, एनजीओ से पैसा आता है, दान से आता है, एनजीओ लिखा ही हुआ है, कुछ जो है ना नेशनल और इंटरनेशनल लेवल से भी पैसा आता है। ठीक है। कार्यक्रम का प्रभाव ये कि बेहतर स्वास्थ्य पोषण और आरंभिक शिक्षा मिल रही है बच्चों को, पहला स्वास्थ्य हो रहा है, माताओं के लिए भी पोषण आहार प्रॉपर मिल रहा है, आर्थिक असर भी महिलाओं पे कोई नहीं पड़ रहा है, वो पैसा भी कमा पा रही हैं, बच्चे भी संभल जा रहे हैं उनके, सभी जाति धर्म की महिलाएं सशक्त हो रही हैं, धीरे धीरे हमारा देश आगे बढ़ रहा है, प्रगति हो रही है और गरीबी में धीरे धीरे कमी आ रही है। ठीक है। तो ये था आपका DEC 3 का ब्लॉक नंबर 5 और यहाँ हमारे थ्योरी पोर्शन है आपका DEC का, जिसमें DEC में 1, 2 और 3 पूरा ख़त्म किया है हमने। DEC 1 के हमने 7 ब्लॉक ख़त्म किए 7 क्लास में, DEC 2 के 8 ब्लॉक ख़त्म करें 8 क्लास में, DEC 3 के 5 ब्लॉक ख़त्म करें 5 क्लास में, अलग अलग यूनिट के साथ। उम्मीद है मेरे पूरे वीडियो पसंद आए होंगे। जो आज ये लास्ट वीडियो देख रहा है वो पूरे प्रीवियस वीडियो देखिएगा, पूरी प्लेलिस्ट बना दी है मैंने टीचिंग लर्निंग बाय रश्मि पटले। नीचे मेरा लोगो दिख रहा होगा आपको, गोल गोल बच्चे खेलते हुए, उसको टच करेंगे मेरा पूरा चैनल खुल जाएगा, चैनल विजिट करेंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे, ऊपर ही आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी DEC 1 की 7 क्लास, DEC 2 की 8 क्लास, DEC 3 की 5 क्लास। पूरी क्लास को लगे तो स्पीडोमीटर में लगा के देख लेना, एक पेन और कॉपी लेके बैठ जाना, शॉर्ट नोट्स बना लेना ताकि बेस दिमाग में बैठा रहे। उसके बाद MCQ की प्रैक्टिस करके आराम से पेपर देना, बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। उम्मीद है मेरा वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और जुड़े रहिएगा मेरे साथ ताकि आप और हम मिलके बदलते हुए हमारे देश के शिक्षा जगत में अपना योगदान देके अपना देश का विकास कर सके। कमेंट करना मत भूलिएगा, मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को मेरे पढ़ाया हुआ कैसा लगा। थैंक यू सो मच।